बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक के बाद एक जो अदालतों से फ़ैसला आ रहा है और अदालती पसपाइयाँ जो उनको मिल रही हैं, इसकी तीन बड़ी वजूहात क्या हैं। क्यों इस वक्त शरीफ ख़ानदान और नून लीग की सियासत को शर्मिंदगी का सामना है, अफसरदगी का सामना है, क्यों परेशान हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो खेल खेलना चाह रहे थे, अब वो खेल उनका बिगड़ चुका है और अब तो उनकी बेटी ने मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी के ऊपर जो है वो खुदकुश हमला कर दिया है। और वो खुदकुश हमला उन्होंने किया अपने ट्वीट्स के ज़रिए। उनके ट्वीट्स की जो तफसीलात हैं और उसके हवाले से जो फैक्ट्स हैं, अदालती केसेस के जो बैकग्राउंड है, जो तफसीलात हैं, जो हकायक हैं, वो सारे मैं आपके साथ इससे पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तीन चीज़ों ने शरीफ ख़ानदान और नून लीग की सियासत को सियासी तौर पर मरवाया है। सबसे पहले तो था हद से ज़्यादा एतमाद, और हद से ज़्यादा एतमाद उनको इस चीज़ का था कि वो ये समझते हैं कि वो हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। माजी में भी हमने देखा कि वो अदालतों को मैनेज कर लेते थे, हमने देखा कि वो जजेस को मैनेज कर लेते थे, हमने देखा कि वो नैब को, FBI, FI, ये तमाम इदारों को मैनेज कर लेते थे। फिर हमने ये भी देखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को खैर मैनेज उस वक्त नहीं कर सके थे। पनामा केस में JIT अरकान को मैनेज नहीं कर सके थे। उसकी वजह यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में वो JIT बनाई, खुद लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने लोग मुंतखब किए और अच्छी क्रेडिबिलिटी के लोग मुंतखब किए, और उसमें फिर MI और ISI का नुमाइंदा जो है वो शामिल किया। इस वजह से शरीफ ख़ानदान फिर उन इदारों को मैनेज नहीं कर सका था। वरना आपको याद होगा जिन लोगों ने वो वीडियो देखी अदील बड़ाई साहब की, अदील बड़ाई साहब ने अपनी एक वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अदील बड़ाई साहब ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था और उनके खिलाफ फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई। कहते हैं कि जिस दिन रिव्यू पिटीशन की समाअत थी, तो उस दिन शरीफ ख़ानदान की लीगल टीम जब अदालत में आई, तो उनकी लीगल टीम के एक मेंबर से मैंने पूछा कि आप जितना ज़ोर रिव्यू पिटीशन में लगा रहे हैं और आप इधर उधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप तो बड़ा आसान तरीके से इस केस को आपने लड़ा, और आपने कोई जिस तरह से हम पीपल्स पार्टी के वकला को देखते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स और ये चीज़ें, वो चीज़ें आपने नहीं की। तो उस लीगल टीम के मेंबर का कहना यह था कि हमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप अदालत जाएँ और बस कॉन्फिडेंस के साथ आप केस लड़ें, आप इजी रहें, ये जजेस मेरे खिलाफ फैसला नहीं देंगे। यानी उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब को कहीं से शायद ये तसल्ली दी गई थी कि जजेस मैनेज हो जाएंगे और आपके खिलाफ फैसला नहीं आएगा, और इसलिए शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े एतमाद थे कि उनके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। अभी भी आप देख लें, जो हद से ज़्यादा उनका एतमाद था कि जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, उसके बाद आप सबसे बड़ी एतमाद की मिसाल देखें कि 27 फरवरी 2020 को पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी और कहा कि हम आपकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप हमें मुतमईन नहीं कर सके, हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है और नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। 27 फरवरी से लेके और सितंबर तक, इस दौरान कहीं पर भी शरीफ ख़ानदान ने किसी अदालत से रजू नहीं किया, किसी अदालत में जाना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे। मेरी आपको वो वीडियो याद होंगी जो मैंने की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम नून लीग के लोगों से पूछते थे कि यार नवाज शरीफ साहब वापस आने के हवाले से हुकूमत कह रही है वापस लाएंगे तो क्या होगा, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहते थे, वो कहते थे जिन्होंने नवाज शरीफ को भेजा है वो जाने और इमरान खान जाने। और वो ये भी कहते थे कि अगर इमरान खान ने नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की तो इमरान खान की उन लोगों के साथ, उन कुव्वतों के साथ, उन मुक़्तदर हलकों के साथ लड़ाई होगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होगी, जो नून लीग के लोग समझते हैं कि जिनकी वजह से नवाज शरीफ बाहर गए हैं। अब मरियम साहिबा ये तो सवाल कर रही हैं कि इन जजेस पर दबाव था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया, तो क्या वो इसका जवाब देंगी। फिर पूछने वाले तो ये भी कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर किसका दबाव था, जिन्होंने पाकिस्तान की 72 साल अदालती तारीख में पहली मरतबा किसी सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर भेजा। गो के फैसला हुकूमत ने कर लिया था कि उनको बाहर भेजना है, ECL से नाम निकालना है, लेकिन हुकूमत ने तो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी 7 अरब 20 करोड़ की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेज दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर किसका दबाव था, लाहौर हाई कोर्ट को किसने कहा था। फिर उधर भी तो आपके हक में फैसला आया और इतना बड़ा रिलीफ मिला कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली मरतबा किसी सजा याफ्ता मुजरिम को इस तरह से बाहर भेजा गया। तो पहली मैंने आपको वजह बताई कि इदारों के ऊपर उनका ये अपने ऊपर ये एतमाद कि हम पैसे से, वीडियोस दिखा के, किसी न किसी से, या हमने अपने जो बंदे इदारों में लगा रखे हैं, हम इदारों को और ख़ास तौर पे अदालतों को मैनेज कर लेंगे, ये पहला उनका कॉन्फिडेंस है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्फिडेंस उनका ये भी है कि क्योंकि जो तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं मरकज़ी सतह पर भी, उनके साथ शरीफ ख़ानदान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, नून लीग के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और नून लीग के लोग ये भी कहते हैं कि जब भी नून लीग पर मुश्किल वक्त आया है तो अदालतों को मैनेज करने में, जजेस को मैनेज करने में उन्होंने वकला तंजीमों का जो है वो उनका वो लिया, उनकी मदद ली।
ये भी आपको याद होगा, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को रिकवर करने वाले एक रिपोर्टर ने बताया था कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना था और उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे, उस दिन अदालत में लाने तक किसने मदद की थी, किसने किसको फ़ोन किया था, ये लाहौर हाई कोर्ट को कवर करने वाले एक रिपोर्टर बता चुके हैं। और आज तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से उस स्टोरी की तरदीद नहीं की गई जो कि एक रिपोर्टर ने वहाँ से ब्रेक की थी, क्योंकि वो रिपोर्टर वहीं पे होते हैं, उन्होंने ब्रेक की थी, लिहाजा हम उन पर एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर होते नहीं हैं, तो इसलिए हम उनके ऊपर ही इत्तफाक करेंगे और एतमाद करेंगे जो वो बता रहे हैं, और फिर उसकी तरदीद भी नहीं आई। अच्छा, दूसरा जो शरीफ ख़ानदान का एतमाद था वो यही था कि जिन्होंने उनको भेजा है वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, वो इदारों को मैनेज कर लेंगे, वो हुकूमत को मैनेज कर लेंगे और नवाज शरीफ को वापस नहीं लाया जाएगा। तीसरी जो एक और वजह है कि ये इतना ताकतवर तो है ही ख़ानदान, लेकिन इतने ये अपने आप को तेज़ समझते हैं, इतना शातिर समझते हैं और आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम जब चाहेंगे आवाम को जो बयानियाँ चाहेंगे बेच लेंगे। यानी पहले बयानिया क्या बनाया गया कि नवाज शरीफ तो ज़मानत ही नहीं लेना चाहते, ज़मानत की 4 दरखास्तें, सिर्फ एक केस में 4 दरखास्तें दायर की ज़मानत की नवाज शरीफ साहब ने। लोगों को क्या बताते रहे कि नवाज शरीफ ज़मानत नहीं लेना चाहते, नवाज शरीफ जेल में बैठना चाहते हैं, और हामिद मीर साहब कहते थे कि जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ, कोट लखपत जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है, और 4 दरखास्तें थी ज़मानत की। फिर हमें कहा गया जब ज़मानत मिल गई ये नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। फिर हामिद मीर साहब ने कहा ये 1997 वाला और 98 वाला नवाज शरीफ नहीं है, 2000 वाला नवाज शरीफ नहीं है, ये 2019 वाला नवाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा। फिर नवाज शरीफ बाहर चले गए। उस दौरान हमें यह भी बताया गया कि नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते, शहबाज शरीफ उनको भेजना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ नहीं जाएंगे, बाहर चले गए। फिर हमें कहा गया नवाज शरीफ 1 महीने में वापस आ जाएंगे। फिर हामिद मीर साहब ने कहा सरदार खान नियाज़ी साहब के प्रोग्राम में कि रोज़ टीवी पर कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो सबसे ज़्यादा मैं आवाज़ उठाऊंगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आए। फिर यह बयानिया बनाया गया कि नवाज शरीफ तैयार बैठे हैं, वापस आने को तैयार हैं, एक प्रोग्राम में एक एंकर ने कहा। फिर यह बयान भी उस वक्त गलत हुआ जब नवाज शरीफ साहब ने तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया इस्लामाबाद कोर्ट में कि मैं किसी तौर पे वापस नहीं आऊँगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊँगा। तो ये लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि ये अपने हामी एंकर के ज़रिए, अपने हामी मीडिया के ज़रिए जब जो चाहेगा बयानिया बनवा लेंगे। अब ये चीज़ नहीं चल सकती। और आपने देखा होगा एक वो ट्विटर अकाउंट आप अगर फॉलो कर रहे हो अमरीन PTI के नाम से, उस ट्विटर अकाउंट में आप देखें जिस तरह से वो बड़े बड़े सहाफ़ती नामों को वो अकाउंट एक्सपोज कर रहा है, जिस तरह से वो बेनकाब कर रहा है, कमाल 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 उस अकाउंट का कि 24 से 48 घंटे तो यार अपनी बात पे कायम रह लो ना। 48 घंटे बाद आप CCPO के माफ़ी के ऊपर कह रहे हो नहीं नहीं ये क्या माफ़ी है, ये क्या बकवासबाजी है, हटाओ इसको, ये कोई तरीके नहीं है, बदतमीज़ आदमी है, ये है वो है, घटिया इंसान है, ये क्या इसने कर दिया है। उसकी माफ़ी पे जब शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांगी, वो जो मोटरवे बनाने वाला बयान दिया इसमें असम्बली में कि जिस मोटरवे पे ज़्यादती हुई है वो नवाज शरीफ ने बनाई थी, उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांगी। वेल सेड सर, थैंक यू सर, सर कमाल सर, बहुत आला सर, कमाल है सर, आपका बड़ापन है सर, आपका बड़ा ज़र्फ है, आप तो बहुत शानदार हैं सर, आपकी बहुत मेहरबानी सर, आपने ये क्या कर दिया है सर, आपकी क्या, आपको भाग लगे रहे हैं फलान ये वो, इस तरह के वो सारे कर रहे थे। जैसे वो ऐसे तारीफ़ें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, जैसे वो शादियों में आप जाए ना तो आप वो वेल देते हैं, तो वो सराइकी में हम वेल ही कहते हैं, वो जो पैसे देते हैं तो वो फिर वो जब आप वेल देते हैं तो जो वेल देने वाला होता है तो वो फिर जो वेल लेता है वो फिर पुकारता है कि सरदार दी वेल थे, सरदार दे भाग लगे रहें थे, ये थे वो थे, और वो इसी तरह फिर ज़रा उनको उठाता है वो कि जो वेल देने वाला होता है। तो इसी तरह ये भी शहबाज कमाल सर, शानदार सर, क्या बात है सर, आपका बड़ापन है सर, आपने बड़ी मेहरबानी, क्या बात है। तो वो तारीफ़ें हो रही हैं जी। वहाँ पे माफ़ी कबूल नहीं की CCPO की, यहाँ पे शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल मानते जा रहे हैं कि बहुत बड़ा कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांग कर। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब डिजिटल मीडिया जब से आया है, सोशल मीडिया जब से आया है, ट्विटर जब से आया है, यूट्यूब चैनल जब से आए हैं, अब ये मज़ीद आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसी तौर पर भी नहीं बना सकते। अब आ जाएँ इनके ये जो था पहले के, ये जो मैंने कहा कि ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, पहले वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया, फिर जिनके खिलाफ बयानिया बनाया उन्हीं के कदमों में लेटकर, उन्हीं के बूटों में लेटकर बाहर चले गए। तो अब ये मज़ीद चीज़ें नहीं चल सकती। ना तो अब इनमें वो ताकत रही है कि हर इदारे को मैनेज कर सकते हैं, ना अब ये पैसे से हर बंदे को ख़रीद सकते हैं, ना ये जुडिशरी को उस तरह से मैनेज कर सकते हैं जैसे पहले ही करते थे। तमाम अदालतों को नहीं कर सकते, कुछ को अभी भी ये कर सकते हैं क्योंकि उनमें इनके लोग बैठे हुए हैं। उन अदालतों को बिल्कुल ये मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे तो रात के ये 2:15 बजे भी जाएँ तो इनको अदालत खोल के और रिलीफ मिल जाएगा। कुछ ऐसे हैं लोग, लेकिन हर जगह पर नहीं मिलेगा इनको रिलीफ। फिर जो ये समझते थे कि इमरान खान को वो मुख्तदर हल्के मैनेज कर लेंगे और इमरान खान को वो कह देंगे कि नहीं आप नहीं नवाज शरीफ को ला सकते और ये वो, और आप कोई काम नहीं करेंगे, वो चीज़ भी नहीं हो रही।
वो भी किसी का बस नहीं चल रहा है। इमरान खान डटे हुए हैं कि मैंने हर सूरत में इसको वापस ला सकूं या ना ला सकूं, मैं कोशिश पूरी अपनी करूंगा। तीसरी बात यह है कि अवाम को अब ये बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे, और इससे भी बड़ा इनका नुकसान ये हुआ है कि इनके जो वो है ना हामी एंकर्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, उनका असल चेहरा सामने आ चुका है, उनके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। इसलिए उनके ज़रिए आप जो ये बयानियाँ बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो अब नहीं हो सकता। तो ये 3-4 गलतियाँ हैं इनकी, जो जिनकी वजह से इनकी सियासी तौर पर ये अपने आप को मरवा रहे हैं। और मरीम साहिबा भी इसी वजह से बहुत गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और ख़ुद वो मैदान में आकर फ्रस्ट्रेशन में ऐसी ट्वीट्स कर रही हैं जो उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किलात ला सकती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुमोटो लेना चाहिए, मरीम सफदर साहिबा को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए था कि जी मरीम बेटा बताएं कि ये आप जो कह रही हैं, मैंने मरीम बेटा इसलिए कहा कि चीफ जस्टिस काफ़ी मरीम साहिबा से ज़्यादा है उनकी एज, तो वो मरीम साहिबा कहेंगे जी बताएं आप कि हमारे ऊपर किसका दबाव है जो आपको नज़र आ गया, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।